सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट ऑफ एजुकेशन। सो हम जैसा आज पढ़ने वाले थे जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया बेसिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो कि कार्बन है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड्स। तो अब जो अगला टॉपिक पढ़ने वाला हमारा बनता है वो है कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करें, ये एक टाइप का केमिकल बॉन्ड है जो कि दो एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है, जब एक एटम अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहे दूसरे एटम के साथ, और दूसरा भी अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहे उस एटम दूसरे एटम के साथ, तब हमें क्या मिलेगा? एक कोवलेंट बॉन्ड। और वो बनाने के बाद उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि भाई देखो, मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके पास, और उसमें क्या होंगे? दो ऑक्सीजन एटम होंगे। ऑक्सीजन एटम जो होगा, एक ऑक्सीजन एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा और दूसरे भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा। सो मतलब कितने हमारे पास? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे सर? एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो पेयर में कितने होंगे? चार इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम्स की, जब मैं दो ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा हूँ, तो दोनों कितने शेयर करना चाह रहे हैं? चार शेयर करना चाह रहे हैं। मतलब दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एक पेयर। बाकी दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? एक और पेयर। टोटल कितने हो गए? दो पेयर। इस वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे वाटर की। तो वाटर में जो होता है, एक हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम उस एक ऑक्सीजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसी तरह जो हाइड्रोजन एटम होगा, ऑक्सीजन को बोलेगा हमने अपना शेयर किया, तू भी अपना शेयर कर। वो बोलेगा ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम का भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी ऑक्सीजन एटम का वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी मैं समझाता हूँ। अभी रुको, मैं बस थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर लूँ, देन मैं आपको ये डायग्राम भी आगे दिखा रहा हूँ कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, सो ज़्यादा अच्छी एग्जांपल लेने के लिए हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो एक ऑक्सीजन एटम होगा उसके पास क्या है? चार, सॉरी चार बोल रहा हूँ, 6 वैलेंसी है उसकी। तो मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तात्पर्य है। दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तात्पर्य है। तो क्या होगा? एक ऑक्सीजन एटम जो बोलेगा भाई मेरी की भूख नहीं मिटी, तू अपना दो इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे ताकि मेरी भूख मिट जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ। बोलेगा ले ले भाई, शेयर कर ले। अब दूसरा वाला बोलेगा भाई मैंने तेरे साथ शेयरिंग की, तू अब लंच अपना शेयर नहीं करेगा मेरे साथ, अपने इलेक्ट्रॉन भी तो शेयर कर ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊँ। बोलेगा ले ले भाई। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एंड एक स्टेबिलिटी को अचीव कर लेंगे। O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। उसी तरह हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन H2O में हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर कर लेगा उससे, मतलब कि ले नहीं लेगा, शेयर कर लेगा उसके, मतलब कि ऑक्सीजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे शेयर करेगा, मतलब कि वो भी उसको यूज़ करेगा, मतलब कि उसके साथ शेयरिंग करेगा। देखो कैसे शेयरिंग, कैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वो ऑक्सीजन को बोलेगा तू भी अपना लंच शेयर कर, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर। एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से उसका इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा। दूसरा हाइड्रोजन एटम भी जो होगा वो ऑक्सीजन को बोलेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर, क्योंकि मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे से शेयर किया, अपना लंच मैंने शेयर किया तो तुझे भी करना होगा। वो बोलेगा ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन एटम भी वही काम करेगा कि ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन अपने, मतलब कि अपने लिए, अपने ऑक्सीजन एटम से उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन एटम को बोलेगा तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो, वो शेयर कर लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन को दिए, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। अब वो बदले में क्या चाहेंगे कि ऑक्सीजन भी उसके साथ अपनी चीज़ को शेयर करे, तो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स उन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, जिस वजह से हर एक हाइड्रोजन के पास, वैसे तो दो हाइड्रोजन है टोटल, तो जो दोनों हाइड्रोजन होंगे उनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ऑक्सीजन के पास भी दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिस वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अब कितने हो गए? शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल, दोनों खुश। अब आप इसे आगे समझ रहे हो डायग्राम की मदद से, जो कि मैं अभी समझा रहा हूँ। ये देखो सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो H2O है उसमें ये देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दिखाना ज़रा सर हमें
ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये हाइड्रोजन का है, और ये वाला एक किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, किसका, ये वाला ऑक्सीजन का। अब उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी किसका है, हाइड्रोजन का, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसने ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिया, ठीक है, और इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन एटम ने भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन भी वही काम करेगा भाई, उसने भी तो अपना क्या कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और दूसरे हाइड्रोजन से इस तरह भी अपने उसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करेगा। सो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाँ ऑक्सीजन के पास एक, ये देखो इधर हाइड्रोजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इधर हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक तो उसका खुद का और दूसरा भी एक उसका खुद का ही है। तो क्या बन गया, ये मतलब कि यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से मतलब कि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हाइड्रोजन का, दो इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। यहाँ पे कितने हैं उसके पास, अब यहाँ पे इस तरफा हमें दो दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का कितना है, एक ही है। वैसे ही यहाँ पे भी टोटल कितने हैं, दो, लेकिन हाइड्रोजन का कितना है, एक, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो हम जानते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले वाले शेल में 2 होंगे और दूसरे वाले शेल में 6 होंगे। मतलब कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से एक हाइड्रोजन का मिल गया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन का मिल गया, 2 मिल गए उसको, वो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, हो गया भाई स्टेबल। तो शेयरिंग से वो स्टेबल हो गया। उसी तरह एच के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को स्टेबल मतलब कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए। उसने यहाँ से ऑक्सीजन से ले लिया, उसने यहाँ से भी ऑक्सीजन से ले लिया, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। मतलब एक एक ऑक्सीजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर कर लिया। मतलब कि ये देखो, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। यहाँ पे भी उसने ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन के पास टोटल 2, इसके पास भी कितने हो गए 2, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे देखो इसी तरह ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के। उसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे अपने खुद के, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये सामने वाले 2 देखो, अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये साथ वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर रहा है। सामने वाला भी भाई स्टेबल होना चाहता है, वो भी यही कर रहा है, वो इस वाले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है शेयर कर रहा है। मतलब कि शेयर कर रहा है का मतलब कि ये देखो, सामने वाला ऑक्सीजन के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए उससे, मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले ने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और दूसरे वाले ने शेयर कर लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई मैंने शेयर किया अपना लंच, अब तू भी अपना लंच मेरे साथ शेयर कर, ठीक है। उसने कहा, उसने भी इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, दोनों के पास अब 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि दोनों के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं उनके ऑक्टेट में, अब दोनों स्टेबल हैं भाई, दोनों खुश हैं अपने साथ एक साथ। इस वजह से ऑक्सीजन जो है हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में देखने को मिलता है, मतलब इस O2 के फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये रहा H2O का। मेरे को उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। सो आगे मूव करते हैं। तो अब हमें बात करनी होगी कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जान चुके हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड की होती है 3 टाइप्स, एक सिंगल, दूसरी डबल और तीसरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो होगा ये वो कोवलेंट बॉन्ड होगा जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड होगा। क्या मतलब सर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तात्पर्य होंगे। मतलब कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बंदे के साथ शेयर करने के लिए सहमति देंगे। सर क्या आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें अच्छी तरह समझा सकते हो? हाँ मैं समझा सकता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और मेरे पास एक और हाइड्रोजन का एटम है। एक H एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो कि भाई ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्रॉस से दिखा लो, डॉट से दिखा लो, आपकी मर्जी, लेकिन क्रॉस अच्छे से दिख जाता है तो मैं क्रॉस से दिखाता हूँ, आप ऐसे ही समझ लो। चलो
ये हाइड्रोजन वाला ये बंदा कहता है भाई तू मेरे साथ अपना लंच शेयर कर दूसरे को। उसने बोला ठीक है मैं अपना लंच शेयर करूँगा, मेरे को अपनी भूख मिटानी है। पहला वाला बोल ठीक है। अब दूसरा वाला बोलता भाई अब मेरे को भी अपनी भूख मिटानी है, तू भी अपना लंच शेयर कर। उसने बोला चल ठीक है। उसने भी उसके साथ मतलब उसने भी उसका लंच ले लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मतलब कि दोनों ने क्या की, शेयरिंग की। क्या किया दोनों ने, शेयर किया, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की और दोनों स्टेबल हो गए। कैसे सर? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बना ली जिसका नाम है H2 मॉलिक्यूल। क्या? H2 मॉलिक्यूल। जब दो हाइड्रोजन एटम्स ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक साथ जुड़ जाएं तो हम इसको एक नाम देते हैं जो कि है H2 मॉलिक्यूल। इस तरह ये हाइड्रोजन एटम के पास भी जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हुए नहीं हुए? सो ये दोनों स्टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? एक हाइड्रोजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो स्टेबल हो गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। अब आपको मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यस सर, हमें समझ आ चुका है। उसी तरह क्लोरीन का केस ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्लोरीन आ गए, एक इधर सामने इसका ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, डॉट लगाते हैं वैसे क्योंकि 1 मिनट। ये क्लोरीन आया, ये क्लोरीन आया, ये इसका एक, ये इसका एक। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर 6 बना देता हूँ साइड पे क्योंकि एक उसका 7 हो गया, ये वाला मिला के 7 हुआ है, ठीक है। अब इसको भी 6 दे देते हैं, ये हो गए इसके 6। और ये वाले 2, ये इसका एक है, ये इसका एक है, ठीक है। टोटल 7 हो गए। फिर से बता देता हूँ 7 कैसे हुए। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये इसका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हो गए पूरे। पहला बंदा क्या कह रहा है, मेरे को भूख मिटानी, मेरे साथ लंच शेयर कर, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, स्टेबल होना है। वो कह रहा है ठीक है। दूसरा क्या बोलता भाई, मेरे को भी भूख मिटानी, मेरे को भी स्टेबल होना है भाई, एक तू अपना शेयर कर ले। मैं बोला चल ठीक। दोनों ने क्या की, दोनों ने शेयरिंग की। शेयर करके क्या बन गए, Cl2 मॉलिक्यूल। क्या बन गए, Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए, दोनों क्या कहते हैं स्टेबल भी हो गए। दोनों का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया एक कोवलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है। फ़ायदा हो गया ना, हाँ हो गया। सो ये होता है सिंगल बॉन्ड जिसमें जो एक एटम होगा वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन काम में लाएगा, शेयर करने के लिए लाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, एक पेयर में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन लाया, टोटल कितने हो गए इनके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस वजह से पेयर बोला जाता है। आप समझ गए, पेयर से इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। बता देता हूँ दोबारा। Cl के पास क्या है, 1, इसके पास भी क्या है, 1। मैं होते टोटल वैलेंस शेल में 7 होते हैं, लेकिन अभी मैं क्या टेक कर रहा हूँ, मतलब जो इन्होंने शेयरिंग में यूज़ करने हैं, शेयरिंग में तो 1 ही का यूज़ करेंगे ना, इस वजह से 1 बोल रहा हूँ। इस वाले क्लोरीन के पास क्या है, 1, इसके पास क्या है, 1। टोटल कितने हो गए, 2। और एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। अब समझ गए, अगर किसी को डाउट आ रहा है, पेयर वाला डाउट ख़त्म हो गया होगा। सो इसके पास हैं 7, इसके पास भी कितने हैं, 7। इसने शेयर किया, इसने भी शेयर किया, बन गया Cl2 मॉलिक्यूल और हो गए स्टेबल। समझ गए। अब एक और बात, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, आप उसे एक स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हो। सर क्या मतलब आप उसे स्ट्रेट लाइन से या सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हो? देखो मान लो एक हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन,
एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, ये वाले, ऐसे सिंगल लाइन बना दी, इन डॉट्स को जोड़ दिया, ये शो करेगा सिंगल बॉन्ड को। वैसे ही अभी मैं आपको अगला डबल बॉन्ड पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन चलो इस बात को समझाने के लिए ऐसे कर लेते हैं अभी कि इसको थोड़ा गेम में ले आते हैं कि वैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या कर देंगे, 2 लाइनें खींच देंगे, डबल बॉन्ड हो गया, तो ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। उसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड क्या होता है। एक डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे शेयर्ड होंगे, मतलब कि एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेम में लाएगा, शेयर करने के लिए लाएगा, और दूसरा एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए लाएगा, ताकि क्या हो सके, वो स्टेबल हो सके। सर अब इसकी एग्जांपल दो, अभी देता हूँ। हमने अभी इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल पकड़ी ही, डैट इज़ O2। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑक्सीजन एटम के पास। कितने, एक ऑक्सीजन एटम के पास। इसके पास भी 8 होंगे, इसके पास भी 8 होंगे। ठीक है, सो आई थिंक मैंने बोलने में थोड़ी गलती कर दी है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, असल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। असलियत में तो वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो एक ऑक्सीजन एटम जो होगा, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन एटम के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में। दूसरे वाले को थोड़ा दूर बनाते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा है, इसके पास हैं 6, दे दिए 6, इसके पास भी हैं 6, दे दिए 6। अब मैंने क्या बोला था, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए ना शेयरिंग में। और हर एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तात्पर्य होगा, ये वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तात्पर्य, और ये वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तात्पर्य है। सो ये बोलेगा भाई मेरे को स्टेबल होना है, तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन में से शेयर करेगा, वो बोलेगा भाई ठीक है। वो दूसरा वाला बोलेगा भाई तू तो हो गया, मेरा क्या, मेरे को भी तो यार स्टेबल कर, मेरे साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर। वो भी बोलेगा भाई चल ठीक है, भाईचारा हमारा कर भाई। तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे O2 मॉलिक्यूल। और जो आपको ऑक्सीजन होगा ना, वो ज़्यादातर अपनी डाई एटॉमिक स्टेट, डैट इज़ O2 की स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, ये O2 मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो डबल बॉन्ड की हो गई एग्जाम्पल। अब आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, अभी आपको बताई दी थी तब भी। शेयरिंग में कितने होते हैं यूज़, 2, इसके भी 2। अब पूरे होना बनाने बैठूंगा हर बार। सो ये हो गई डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। सो मैं अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, सो इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे। मतलब एक एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा तात्पर्य होगा। वो कहेगा भाई मेरे 3 इलेक्ट्रॉन, मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बड़ा उतावला हूँ, मैं करना चाहता हूँ। और दूसरा वाला भी यही बोलेगा मैं भी करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है, दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, इस वजह से। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको N2 की एग्जाम्पल दूंगा, N2 मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। सो एक नाइट्रोजन एटम ले लेते हैं और दूसरा नाइट्रोजन एटम भी ले लेते हैं।
इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और ये 2। अब ये वाला बोलेगा भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 3 और चाहिए, वो बोलेगा ले ले। दूसरा वाला भी सेम कहानी दोबारा रिपीट करेगा, भाई मेरे को भी 3 चाहिए, मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो कहेगा ले ले, बना देंगे N2 मॉलिक्यूल और हो जाएगा उनका काम। हो गए स्टेबल भाई, क्या हो गए, स्टेबल हो गए, बस भाई उनका काम बन गया। और क्या चाहिए भाई, तुम्हारा काम निकल जाए, तुम्हें और क्या चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होगा ना, वैसे यही है। तो आई होप आपको ट्रिपल बॉन्ड भी समझ आ गया होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। देखा कोई हार्ड था, ये हार्डनेस तो मेरे को इसमें 0% लगी, बहुत ईजी है। तो अब हम अगले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हम किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखो हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमें ज़्यादातर के गैसेस या लिक्विड्स में ही देखने को मिलते हैं। दे आर जनरली गैसियस और लिक्विड सब्सटेंस, मतलब कि कोवलेंट जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं सॉरी, कोवलेंट कंपाउंड्स जो होंगे वो ज़्यादातर गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में हमें कम ही देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने लिखा है समटाइम्स सॉफ्ट सॉलिड्स। जिन बच्चों को नहीं पता सॉफ्ट सॉलिड्स होते क्या हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स वो हो गए जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं हुए, आराम से टूट सकते हैं और मेल्ट भी आराम से हो सकते हैं। एग्जांपल ले लो नेपथलीन बॉल्स की, वैक्स की ले लो, आयोडीन क्रिस्टल्स की ले लो, एक्सेट्रा। उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है उनका, लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स जो हमने पढ़े हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, ठीक है, उनके पास फ्री आयंस नहीं है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या कहते हैं, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हो कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। सो स्पेस ना होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती। और दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, ठीक है। ये जो होते हैं ज़्यादातर इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, मतलब ये पानी में घुलते नहीं आराम से, ठीक है। बट जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे जैसे कि बेंजीन ले लो, एल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में ये आराम से घुल जाएंगे, ठीक है। कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन जिसे आप C6H6 भी बोलते हो, एल्कोहल, ईथर, इन सब चीज़ों में आराम से सॉल्यूबल हैं, घुल जाते हैं, लेकिन पानी में ये सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब करने जा रहे हैं एलोट्रॉफी के बारे में जानने जा रहे हैं। क्या है, जानने जा रहे हैं एलोट्रॉफी के बारे में। हम पहले जानेंगे एलोट्रॉफी की डिफाइन क्या होती है, एकदम एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन की एलोट्रॉफी के बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ तभी पास करेगी जब उसमें स्पेस होगी, विदाउट स्पेस वो पास ही नहीं करेगी। इंसुलेटर से भी पास क्यों नहीं करती, क्योंकि इंसुलेटर्स में तो चलो ये होता है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास करने की मतलब कि होने की जगह ही नहीं होती, तो इस वजह से इंसुलेटर से पास नहीं होता है। तो चलो फिजिक्स की तरफ नहीं जाते हुए केमिस्ट्री की तरफ ही रहते हैं, लेकिन आप इसे याद करने के लिए इसे इस तरह समझ सकते हो कि भाई कोवलेंट बॉन्ड जब बनते होंगे स्पेस नहीं होगी, ठीक है, फ्री आयंस होंगे ही नहीं। दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, उनके पास फ्री आयंस नहीं होंगे। देखो आप ये मत समझना कि सही में एटम्स के अंदर स्पेस होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। देखो भाई ये कोई प्रॉपर रीज़न नहीं हुआ, ठीक है, और ना ये रीज़न माना जाएगा अगर आप पेपर में लिख दोगे। हाँ ये बात सही है कि एटम्स के अंदर के जो ये इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे ये टाइटली बाउंड होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होता। असलियत में रीज़न ये होता है, असलियत में रीज़न ये है कि जब आप कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हो ना उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और भाई देखो जो उसमें है ना, इसमें किसी टाइप का आयन फॉर्मेशन नहीं है, कोई फ्री आयन नहीं है। फ्री आयन से मेरा मतलब कि जैसे कि कोई आयन जो है फ्रीली मूव कर रहा है, वैसा कोई टाइप का इसमें सिस्टम नहीं है। इसमें कोई फ्री आयन नहीं है, कोई भी आयन इसमें है ही नहीं। पहली बात ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है।
क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी स्पेस में घूम रहा हो फ्रीली, वैसा भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इसका मतलब ये टाइटली बाउंड्स होते हैं और इनमें एनफ स्पेस नहीं है, मतलब कि इनमें कोई भी ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी गई, ये टाइटली बाउंडेड है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। ये है प्रॉपर रीज़न एक तरह से, ठीक है। सो बात करते हैं एलोट्रॉफी की। एलोट्रॉफी को टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं विद इट्स डेफिनेशन कि एलोट्रॉफी वो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसमें वो एक या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है ना, इन द सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो इट इज़ द फिनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, जिसमें उसकी जो होगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होंगी, प्रॉपर्टीज़ बोल रहा हूँ, स्टेट नहीं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम ही होंगी, ठीक है ना। इसे बोलेंगे एलोट्रॉफी। और डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, इस वजह से एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिखा, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो भाई, एलोट्रॉफी में जो होगा, कोई भी एक एलिमेंट होगा दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसमें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और फिज़िकल स्टेट भी को, और जो फिज़िकल स्टेट होती है आप उसे भी सेम मान सकते हो, ठीक है, वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट भी वैसे सेम ही होगी, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी, स्टेट वही रहेगी लेकिन प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम रहेंगी, और इसी को हम एलोट्रॉफी कहते हैं। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं हम इन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं, इस वजह से एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, नॉट एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन, ठीक है। सो अगर कोई पूछे कार्बन मतलब कि डायमंड जो है वो एलोट्रॉप है या ट्रॉफी है, तो बोलना आप एलोट्रॉप है कार्बन का, क्यों, ये डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, इस वजह से। सो कार्बन शोज एलोट्रॉफी, मतलब कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं उसके, और उस फॉर्म को बोलते हैं एलोट्रॉप। इट्स मेन एलोट्रॉप्स आर डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। सो पहले हम डायमंड को डिफाइन करते हैं। अगर कुछ बच्चे फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कहते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में मान लो आप कलर को, और स्टेट होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कार्बन सॉलिड स्टेट में हुआ तो उसकी तीनों एलोट्रॉप्स को भी सॉलिड स्टेट में होना होगा। वो अगर एलिमेंट गैसेस स्टेट में है तो उसकी एलोट्रॉफी भी गैसेस स्टेट्स में होंगी, ठीक है। मतलब कि अगर आप कार्बन को एज अ सॉलिड फॉर्म मान रहे हो और उसकी एलोट्रॉफी निकाल रहे हो, देन डायमंड इज़ इन सॉलिड स्टेट। हम कार्बन को सॉलिड स्टेट में मान के चल रहे हैं, सो उसकी एलोट्रॉफी जो कि डायमंड है वो भी सॉलिड में है। ग्रेफाइट सॉलिड है, बकमिंस्टर फुलरेंस सॉलिड है, तीनों क्या है, सॉलिड। तो जो एलोट्रॉफी होती है एक एलिमेंट की, वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट जो है सेम रहती है। हम सॉलिड में मान रहे हैं, मतलब कि हम कार्बन सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन इन द सॉलिड स्टेट, तो उसकी एलोट्रॉफी भी क्या होंगी, सॉलिड में ही होंगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर, हार्डनेस, ये डिफरेंट हो जाती है, मतलब कि बदल जाती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम ही रहती हैं। अब इस बात में डाउट नहीं रहना चाहिए। एलोट्रॉप्स को पकड़ते हैं कार्बन के, जो हमारा मेन है। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो हमें आपकी क्लास 10th में पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। आई वॉन्ट टू से आपकी NCERT में 3 टाइप के एलोट्रॉप्स लिखे हुए हैं। अगर मैं एलोट्रॉफी बोलूँ तो सॉरी, ट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। सो अगर मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी कोवलेंट कंपाउंड्स की जगह बार बार कोवलेंट बॉन्ड्स कह दिया, उसके लिए भी सॉरी, वो पता है आप बार बार सेम शब्द बोलते हुए कभी कभी स्लिप भी हो जाता है मुंह से, सो सॉरी। सो जो पहला एलोट्रॉप है जो कि डायमंड है, हम उसकी बात करते हैं। देखो एक डायमंड में ना जो एक कार्बन एटम होता है वो 4 अनदर कार्बन एटम से बाउंडेड होता है, यानी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। देखो टेट्राहेड्रल असलियत में क्या है ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अभी आप मान लो आप इस बार भी पढ़ोगे, लेकिन टेट्रा कोवेलेंसी ऐसे पढ़ोगे। आपने अभी कैटिनेशन और टेट्रा कोवेलेंसी पढ़ना उसके वर्सिटाइल नेचर में, देन आप इसके बाद में थोड़ा बहुत शायद जान लो,
जान लोगे, लेकिन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो मेनली ये चीज़ है ये आप 11th क्लास में ही पढ़ोगे। देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से उनके कहने का मतलब है कि वो क्या कहते हैं, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो 4 के साथ जुड़ सकते हैं। सो इस वजह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट लिखा हुआ है। आप इसे भी इस तरह ही याद करके चलो कि ठीक है। वैसे तो सच बात है कि कार्बन के पास 4 की वैलेंसी है और वो 4 अपने साथ जोड़ सकता है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यहाँ चार वो जो जुड़े हुए हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसलिए इन्हें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो ये क्या आ गई, ये तो एक तरह से एक्सेप्शन आ गई। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली मतलब कोवलेंट कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शन आ गई, डायमंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक्सेप्शन आ गई ना। अब आगे बात करते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों? ये टाइटली मतलब कि ये वेरी हार्ड है, मतलब कि जो अंदर के कार्बन एटम्स होंगे बहुत ही टाइटली अटैच्ड होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कोई कुछ नहीं होगा, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द डायमंड। सो इस वजह से डायमंड जो होगा बहुत ज़्यादा हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी क्योंकि कोई जगह ही नहीं बची, इतने टाइटली बाउंड है वो। और ये ठीक है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसकी बात करूँगा यूजेस की। यूजेस भी पेपर में आते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5-5, 3-3 नंबर में आ जाते हैं। डोंट स्किप एलोट्रॉपी, और एलोट्रॉप्स को तो पक्का ही याद करो, इसको तो छोड़ो ही नहीं। सिंगल और आयनिक बॉन्ड जिसका मेन काम आपकी 11th क्लास में आएगा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूँ, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो आपकी 11th क्लास में काम आने वाला है, ये छोड़ सकते हो आप? कभी नहीं छोड़ सकते, वो अलग बात है। अगर आपको 10th पास करके आगे आर्ट्स या कॉमर्स रखना है देन चुपचाप याद करो, समझो, जितना है 10th क्लास में उतना अच्छे से समझो एंड पेपर दो और अच्छे नंबर लेके पास आउट हो एंड अपनी 11th पे ध्यान देना फिर। सो इसकी यूजेस बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, लेकिन मैं आपको 2 से ज़्यादा बता देता हूँ, 3 बता देता हूँ। डायमंड इज़ यूज़फुल इन, क्या कहते हैं, डायमंड जो है आप देखते हो ना, डायमंड के नेकलेसेस बनते हैं, प्रीशियस स्टोन है बहुत, ठीक है ना। सो ये इन चीज़ों में काम आता है। ये मार्बल स्टोन्स या अदर हार्ड मटेरियल्स को काटने में भी मदद करता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए कटिंग टूल, ठीक है। और ये ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होता है। ओके, सो आगे बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, इसमें जो एक कार्बन एटम होगा वो अगले 3 कार्बन एटम्स के साथ जो होगा सेम प्लेन में क्या कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग्स। क्या बनाते हैं ये? हेक्सागोनल रिंग। आगे क्या? द लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर सो द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। देखो जो डायमंड, जो ये ग्रेफाइट है ना, उसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं, उसकी जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं। तो इस वजह से ग्रेफाइट जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी है, ठीक है ना। और एक और बात, जो ग्रेफाइट होता है ना उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विद कार्बन एटम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विद ईच कार्बन एटम, क्या? विद ईच कार्बन एटम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विद ईच कार्बन एटम, ठीक है ना। मतलब कि जो हर एक कार्बन एटम होता है उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, मतलब 3 के साथ ही बॉन्ड बन पाता है ग्रेफाइट में, और चौथा वाला जो है फ्रीली ऐसे ही रह जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन विद ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जो ग्रेफाइट वाला बॉन्ड बनता होगा 3 का, मतलब कि वो एक कार्बन जो होगा 3 चीज़ों के साथ बॉन्ड बना, 3 कार्बन के साथ ये 3 क्या कहते हैं, वैसे तो ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन ही होगा। जो ग्रेफाइट होगा ना उसमें कार्बन के पास कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 के साथ बॉन्ड बना लेता होगा, एक छोड़ देता होगा। सो उसमें क्या रह जाता होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन माने उसके क्या मिल गई? जगह मिल गई इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की। सो
एक और एक्सेप्शन आ गई, क्या? ग्रेफाइट वो ऐसा, मतलब ग्रेफाइट ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक और बात आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। द वेरियस शीट और लेयर आर हेल्ड टुगेदर, ये वेरियस शीट्स बोल लो या लेयर्स बोल लो, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। किस तरह? ये जो ग्रेफाइट की लेयर्स हैं या जो ये शीट है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं बाय द वीक वेंटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स है जिसको हम वेंटर वॉल फोर्सेस बोलते हैं, जो आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि जो लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब कि वो टाइटली नहीं, वो हेल्ड होते हैं, ये क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती। आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वेंटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव लेयर, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव लेयर। मैं आपको किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स, मतलब कि किन्हीं भी दो, आप किसी भी कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव लेयर ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस आपको 340 पिकोमीटर ही मिलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव लेयर, लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव लेयर इज़ 340 पिकोमीटर। और ये जो लेयर्स होती हैं ये किस फोर्स की वजह से जुड़ी होती हैं? वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंटर वॉल के स्पेलिंग बोल रहा हूँ, VANDER WALLS वेंडर वॉल फोर्सेस, VANDER वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यूजेस की बात करें, इट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है ना, इन मशीन्स फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग एंड फ्रिक्शन, यूज्ड इन मेकिंग द पेंसिल लिड्स, जो पेंसिल की वो टिप होती है जिससे लिखते हो, ग्रेफाइट की बनी होती है। यूज एज एन इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ होता है ड्राई सेल में। इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ड्राई सेल क्या होता है, छोड़ दो 11th 12th पे, आगे ही पढ़ना है, अभी के लिए इतना ही जानो। बकमिंस्टर फर्नेस की बात करें, सो द बकमिंस्टर फर्नेस इज़ अ न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, इट इज़ अ न्यू क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप्स। ये क्या होता है? दीज मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब कि जो बकमिंस्टर फर्नेस होती है एक न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप है, और दे आर स्फेरिकल इन शेप। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं शेप में, मतलब कि ये जो बकमिंस्टर फर्नेस होगा आपको स्फेरिकल इन शेप में देखने को मिलेगा। जो इसका मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्फेरिकल होंगे एंड मेड अप, और किससे बने होंगे? 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द C60 कार्बन एटम्स बोले, 60 कार्बन एटम्स बोल लो, वैसे 60 कार्बन एटम्स बोलो, C60 नहीं, C60 फर्नेस तो एक प्रॉपर नाम है, वो आपको बताता हूँ। मॉलिक्यूल्स जो होंगे स्फेरिकल होंगे, इतना याद रखो, मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल होंगे एंड मेड अप ऑफ, मतलब कि बकमिंस्टर फर्नेस जो होंगे दे आर स्फेरिकल इन शेप, एंड कंटेन्स द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मॉलिक्यूल स्फेरिकल होंगे, मेड अप ऑफ द 60 कार्बन एटम से बने होंगे, जो कि एक फुटबॉल की मतलब की तरह अरेंज होंगे, और हर एक कार्बन एटम जो होगा अगले 3 के साथ अच्छे से बाउंडेड होगा। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स। अब इट इज़ अ टाइप ऑफ फर्नेस विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी। ये कैसे होता है कैसे नहीं है आप आगे पढ़ोगे, इसको छोड़ दो, मतलब कि ये अब जानने की ज़रूरत नहीं है ना, मेडिसिन में कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे होता है, ये बड़ी आगे की बातें हैं। ठीक है, तो बकमिंस्टर फर्नेस आपको ये जानना है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं, मेड अप ऑफ द 60 कार्बन एटम, C60। बकमिंस्टर फर्नेस के आगे मैंने ब्रैकेट में भी लिखा होगा, ये जो C60 फर्नेस है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, एंड वो फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड, और सबसे पहले ही आइडेंटिफाई किया गया था। इट कंटेन 60 कार्बन एटम विच आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल, ये फुटबॉल की शेप में अरेंज होंगे, जिसको क्या कहते हैं, या सॉकर बॉल की शेप में अरेंज होंगे। ड्यू टू इट्स लुक लाइक जियोडेसिक डोम, ये जियोडेसिक डोम की तरह दिखता है, जो कि डिज़ाइन किया गया था बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फर्नेस। इस मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया बकमिंस्टर
फलरेंस। अब समझ आया इसका नाम कहाँ से आया। इट्स अ न्यू क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉफ। ये स्फेरिकल होते हैं शेप में, मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, मेड अप एंड कंटेन्स द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंटेन करते हैं, जो 60 to 350 या अबव, मतलब कि बहुत सारे फलरेंसेज होते हैं, लेकिन मेन जो है C60 है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और सबसे ज़्यादा पहले आइडेंटिफाई किया गया था। बकमिंस्टर फलरेंस 60 C60 हो सकता है, C70 भी हो सकता है, C80 भी हो सकता है, 350 तक जा सकते हैं या उससे आगे भी जा सकते हैं। दिस फॉर्म वॉज डिस्कवर्ड बाय, बल्कि जो क्या कहते हैं फलरेंस वाली ये जो फॉर्म है ये डिस्कवर किया था HW क्रोटो ने, RF कर्ट ने, RE स्मैले ने। बहुत, ये आप कोई बुक खोलोगे ये दिख जाएगा आपको, दीज वॉर डिस्कवर्ड बाय। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, छोड़ो इसको, कोई नहीं पूछेगा किसने बनाया, वैसे लिखने के लिए लिख देना। आपको जो याद रखना है मेन, बकमिंस्टर फलरेंस होता क्या है। न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉफी, स्फेरिकल इन शेप, कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रेंजिंग फ्रॉम 60 to 350 और अबव। ठीक है ना। जो फलरेंस वाली ये जो फॉर्म है ये किसने डिस्कवर की थी। इन 1996 द नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू द अबव साइंटिस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ फलरेंस। ये सब 1996 या इनके नाम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेन जो है द C60 फलरेंस भी आपको याद रखना है। द C60 फलरेंस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल ये है। C60 फलरेंस ही मोस्ट स्टेबल है और सबसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, एंड वॉज फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाई, और सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया था। इट कंटेन 60 कार्बन एटम्स। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत मतलब कि, और ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब कर लिया जाता है, एंड वॉज द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाई, और इसे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया गया था क्योंकि स्टेबल है, इतनी आराम से मिल गया इस वजह से। मतलब कि जो ये C60 फलरेंस है इट वॉज द मोस्ट स्टेबल एंड वॉज द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाई, और सबसे पहले यही आइडेंटिफाई किया गया था। इट कंटेन 60 कार्बन एटम्स, 60 कार्बन एटम्स को कंटेन करता है, जो कि अरेंज्ड होते हैं फुटबॉल की शेप में। इट कंटेन 60 कार्बन एटम। ये फलरेंस जो द C60 फलरेंस कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल और सॉकर बॉल। ठीक है ना, जो कि किसकी क्या कहते हैं शेप में अरेंज होते हैं, सॉकर बॉल ले लो या फुटबॉल ले लो। ड्यू टू इट्स लुक लाइक अ जियोडेसिक डॉम। ठीक है ना, जियोडेसीडॉम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फलरेंस। द मॉलिक्यूल वो ऑल्सो नेम्ड एज बकमिंस्टर वो US आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फलर। क्या नाम था? बकमिंस्टर फलर। इस वजह से इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फलरेंस। समझ गए? सो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा समझाया हुआ ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। कंक्लूजन देते हैं आज का। सो आज हमने क्या सीखा कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, उसकी टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, एलोट्रॉफी जो कि डायमंड, ग्रेफाइट और कार्बन। पहले ग्रेफाइट बोलने लगा, चलो कोई बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो कि हमारी अगली क्लास से रहेगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको पढ़ाऊँगा, फिक्र नहीं करो। होमोलोगस सीरीज़ भी आएगी। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, जो कि है होमोलोगस सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 10th क्लास एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, छोड़ना मत। फर्स्टली मैं उनको बोलना चाहूँगा जो नॉन मेडिकल रख रहे हैं, जो मेडिकल रख रहे हैं वो तो पले ही नहीं छोड़ना। छोड़ दोगे 11वीं तो फिर देखेंगे क्या होता है क्या फिर। ठीक है, तो आज हमने ये सब पढ़ा और अगली क्लास में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और आगे के टॉपिक से पकड़ लूँगा। ठीक है, सो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना। थैंक यू।